जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्कल का एग्जामिनेशन बहुत पास आ चुका है। अभी इसके कुछ ही दिन बचे हैं जी के एग्जामिनेशन के लिए। उससे पहले आप सभी अभ्यर्थी एसबीआई क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल के मेंस का एग्जामिनेशन लिख के आ चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस टाइम फर्स्ट टाइम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन दे रहे हैं या जो वेटरन भी हैं, जो पहले दे भी चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे स्पेशली एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी के विद्यार्थी। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। हमारा मेन ये वीडियो है रिगार्डिंग कि हाउ टू अप्रोच इन द एग्जामिनेशन। आपको एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच करना है। दोस्तों, जो हमारा एक्स-सर्विसमैन गाइड टेलीग्राम चैनल है, उसके माध्यम से जहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, एक क्वेरी बहुत टाइम से आ रही थी कि सर पेपर इसका आरआरबी को कैसे अप्रोच करना है, उसका एक वीडियो लेकर के आइए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मैं ऑलरेडी मैंने एज एन एक्स-सर्विसमैन सारे ही बैंकिंग एग्जामिनेशंस क्लियर किए हुए हैं और इसके आधार पर मैं भी खुद बैंक में कार्यरत हूँ। मैं कह सकता हूँ कि जो आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है, वो थोड़ा-सा ट्रिकी होता है। दोस्तों, वो ट्रिकी है इसलिए बहुत से अभ्यर्थी जिन लोगों का आईबीपीएस या एसबीआई क्लरिकल एग्जाम क्लियर हो जाता है, मैंने देखा है कि वो सेक्शनल में या छोटी-सी मिस्टेक करने के कारण ओवरऑल कट ऑफ में आईबीपीएस आरआरबी को क्लियर करने से रुक जाते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा-सा इस अप्रोच को लेकर के एग्जाम में अगर बैठेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के। दोस्तों, बात करते हैं, ये आप सब जानते ही हैं, इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हमारे आते हैं, एक क्वांट और दूसरा है रीजनिंग। ठीक है? इंग्लिश का पेपर इसमें नहीं आता। यही इस एग्जाम की खासियत है, यही इसका प्लस पॉइंट है, यही इसका नेगेटिव पॉइंट है, राइट? अच्छा, हाँ, पैटर्न चेंज के बारे में बताना चाहूँगा। आईपीएस क्लरिकल का एग्जामिनेशन लास्ट ईयर का इससे पैटर्न चेंज हुआ था। पहले क्या होता था कि आपको पता है, जो लोगों ने पहले एग्जामिनेशन दिए होंगे, तो क्वांट और रीजनिंग 40-40 क्वेश्चंस, तो नंबर क्वेश्चंस इतने ही रहा करते थे, ठीक है? बट जो इसमें ये जो क्वेश्चन की टाइमिंग है ना, 20 मिनट्स 45 मिनट्स, ये पहले नहीं रहता था, राइट? आपके पास चॉइस था, आपको सेक्शनल टाइमिंग इसमें नहीं रहता था, राइट? आपने अकॉर्डिंगली तभी देखा गया बहुत बार कि मैं पिछले 8-9 सालों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, इसका प्रेडिक्शन कर रहे हैं हम रिजल्ट्स का। तो इसमें क्या होता था कि ना, विद्यार्थी जो किसी पर्टिकुलर उसमें अच्छे हैं, सपोज रीजनिंग में आपका अच्छा कमांड है, तो रीजनिंग में एक प्लस पॉइंट होता था कि अच्छे मार्क्स खींच लेते, पर कभी-कभी क्या होता था कि वो टाइम लिमिट को क्रॉस कर जाते थे और जब तक का वापस वो क्वांट का पेपर करने के लिए आते थे, वो देखते थे कि टाइम तो खत्म हो चुका है, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत आती थी। तो मैं तो कहूँगा एक अच्छा स्टेप है ये। बट जैसे लास्ट टाइम हमने देखा बहुत बार कि एक सब्जेक्ट की, और पिछले 2-3 सालों में देखा जा रहा है कि रीजनिंग की कट ऑफ काफ़ी इस पे ज़्यादा आती थी, जितने की उम्मीद नहीं की आ रही थी, क्योंकि विद्यार्थियों ने ये इसको आसानी से, कुछ को अच्छा लगा, ईज़ी लगा और उनको टाइम का पता नहीं था, टाइम के में बहते-बहते काफ़ी क्वेश्चंस वो लोग इसमें अननेसेसरी अटेम्प्ट कर लेते थे, ज़रूरत नहीं होती थी और उनका खामियाजा उन्हें क्वांट के पेपर में भुगतना पड़ता था। दोस्तों, अभी क्या है, आपके पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे और जो मार्क्स रहेंगे 20 मिनट्स, जो टाइमिंग रहेगी क्वांट के 20 मिनट्स की और रीजनिंग के 25 मिनट्स की, राइट? इसी टाइम के साथ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अभी देखिए, 4 डेज में एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है? और इस हिसाब से देखा जाए तो 4 शिफ्ट यहाँ पे होनी चाहिए और इन 4 शिफ्ट में अगर मैं मान के चलता हूँ कि 4 शिफ्ट इंटू 4 डेज, तो 14 नंबर ऑफ सेटिंग्स यहाँ पे रहेंगी, यानी कि 16 सॉरी। तो यानी कि अगर कोई एग्जाम 16 पारियों में कराया जा रहा है, 16 शिफ्ट में कराया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन इसमें 100% रोल प्ले करेगा। तो मेरी आज आपसे गुजारिश है कि आप उन्हीं क्वेश्चंस को हल करिए जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक्यूरेसी का ध्यान रखिए, बार-बार कह रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी ध्यान आप मत करिएगा, राइट? अच्छा, इसका मोस्ट ट्रिकी पार्ट क्या है? द क्वेश्चंस लेवल आर ईजी। जी हाँ दोस्तों, ये अगर हम कंपेयर करें आईबीपीएस, मैं सिर्फ यहाँ पे क्लरिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। हम अगर बात करें आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन की या एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन की या फिर आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसकी, तो उन और आरआरबी की, तो इन सब में सबसे इजी पैटर्न जो रहता है वो रहता है हमारा आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल एग्जामिनेशन का। तो आप बोलेंगे कि ये सबसे इजी मेथड है, तो फिर ये सबसे ट्रिकी पार्ट क्यों है? दोस्तों, ट्रिकी पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके लेवल कंपेरेटिवली इजी होने के कारण इसको अच्छा खासा जो अटेम्प्ट होता है वो बढ़ जाता है, जो स्कोर इसका हाईएस्ट सेट थोड़ा-सा मूव कर जाता है। तो यही खतरा भी बन जाता है क्योंकि कभी-कभी अभ्यर्थी जल्दीबाजी में ईजी क्वेश्चन होने के कारण
जल्दीबाजी में टाइमिंग का एक वो रहता है कॉन्स्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि उनके लिए कभी-कभी नेगेटिव भी सिद्ध हो जाता है। तो वो देखते हैं, बात करते हैं क्वांट की। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ क्वांट को कैसे अप्रोच करना है। आप देखिए, अब मैं यहाँ पे अब क्लियरली एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर जो विद्यार्थी एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा बहुत ये फायदेमंद हो सकती है। देखिए, आपको सिंप्लीफिकेशन, डीआई और नंबर ऑफ सीरीज, इन 3 चीज़ों पे केंद्रित करना है अपना सारा ध्यान। आपको सिंप्लीफिकेशन के इसमें 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसमें सब कुछ शामिल है, इसमें एप्रोक्सीमेशन कभी भी आ जाता है, एप्रोक्सीमेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, ठीक है? इसके अलावा नंबर ऑफ सीरीज के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, तो 15 और 5 इन क्वेश्चनों का आप पूरा टारगेट करके चलिए। आप 20 मार्क्स का नंबर, आपका 20 मार्क्स का टारगेट आपको यहीं से पूरा होने वाला है, राइट? और इसके बाद आप क्या अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आपका पेपर जब भी आ रहा है, आप 50% में अटैक करेंगे, एंड देन नंबर सीरीज अगर आपको इम्यून समझ में आ जा रही है, तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज थोड़े में अटक रहे हैं तो छोड़ दीजिए, जिसको उसमें अटक रहे हैं छोड़ दीजिए। अगर आप 3 क्वेश्चन भी नंबर सीरीज के कर लेते हैं और सिंप्लीफिकेशन के आपके 12 क्वेश्चन भी पूरे हो जाते हैं, तो 12 दिन 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो गए, जो कि एक्यूरेट होने चाहिए। और डीआई का लेवल इसमें दोस्तों ईजी रहेगा, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। आप अगर बात करेंगे क्वेश्चन देखते ही आप इसको हल करने की स्थिति में होंगे, ठीक है? तो अगर आपके पास टाइम बच रहा है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, नंबर सीरीज करना है और डीआई पर अटैक कर देना है। डीआई 2 क्वेश्चन में से एक डीआई तो बहुत ईजी आएगी, उसको आप अगर सही कर लेंगे तो आपके, अगर आप सपोज 30 नंबर्स यहाँ से ले आते हैं सिंप्लीफिकेशन से, 3 आउट ऑफ 5 यहाँ से ले आते हैं, तो आपके पास 16 नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 यहाँ से आके 21, तो 21 टारगेट रख के कम से कम चलिए, 21-22 नंबर आपके आराम से यहाँ पे बन जाएंगे। अर्थमेटिक थोड़ा सा बहुत से लोगों का अच्छा कमांड रहता है, बट कुछ क्वेश्चन जिसमें मैं कहूँगा कि सारा करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन जिसमें आपके लिए जो आपको लग रहा है कि आप उसको इजीली कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, टाइम परमिट कर रहा है तो उसको अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। पर मैं कहूँगा इसी पैटर्न में, इसी क्रम में, इसी सीरीज में आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का पेपर भी नंबर टॉपिक्स ज़्यादा हैं, बट कंपेरेटिवली ईजी रहता है। देखिए, आपका जो अप्रोच रहेगा, मैं चाहूँगा इसी क्रम में आप इसको अप्रोच करें। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो आएगी उसका आप अटेम्प्ट करिएगा। इनिक्विटी बहुत ईजी होता है, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। सिलॉग इज ऑल्सो ईजी टॉपिक, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ऑर्डर रैंकिंग, इसको आप कर सकते हैं आराम से। ब्लड रिलेशन एक बार में समझ में आ रहा है तो कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। डायरेक्शन ईजी रहता है, जल्दीबाजी में गड़बड़ी मत करिएगा। पजल्स की बात करेंगे, भले ही आपकी सेटिंग एरिया वाली पजल आ जाए या बॉक्स बेस पजल आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग वाला आ जाए, कोडिंग डिकोडिंग चांस कम रहेगा इस माने का, बट आपको एक सर्किल वाली पजल और बॉक्स वाली पजल देखने को 100% मिलेगी। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने इन क्वेश्चंस को ठीक-ठाक अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बट आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है, आपके क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत उसको वहीं पे छोड़ करके आप सीधे पजल वाले एरिया मूव करिएगा, क्योंकि आपका पजल एक भी का सही आता है तो आपको 5 नंबर्स देके के जाएगा कम से कम। और दूसरा क्या होता है, जब लास्ट में टाइम कम रहता है, तो उस टाइम हम लोग अगर अप्रोच करते हैं पजल को लास्ट के 1-2 मिनट में, तो चांसेस बहुत कम होती है कि पूरी हो पाने की। तो आप अकॉर्डिंगली, अगर आपको लग रहा है पेपर में कि आपसे ये पार्ट जो कि कम टाइमिंग का होता है, वो कहीं पर टफ पड़ रहा है, आपसे कहीं पे कहीं गलती हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत स्विच कर जाना आप पजल पे, और उसमें से आपको 1-2 पजल ऐसी मिलेंगी जिसको आपको कम से कम 3 मिनट का टाइम चाहिए होगा, उसका आप आराम से 5 नंबर खींच सकते हैं। तो इस अप्रोच को आप जो है फॉलो करिएगा दोस्तों, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा देखने को। वैसे भी आप सभी लोगों ने तो नहीं, पर मैक्सिमम लोगों ने एसबीआई मेंस का पेपर लिखा होगा, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस का पेपर लिखा होगा, तो आपकी तैयारी तो अच्छी है, तैयारी आपको पता है। और जिन लोगों ने पेपर नहीं लिख पाए होंगे, पर उन्होंने तैयारी तो जरूर की होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं रखना है, सिर्फ अब आपको ध्यान देना है इंपॉर्टेंट 2 चीज़ों पर। मॉक टेस्ट, मैं आपसे पहले से कहता आता हूँ, मॉक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्पेशली आरआरबी की बात करें, आप इसमें टाइमर का यूज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम परमिट कर रहा है तो थोड़ा सा एनालिसिस करिए, कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, किस पैटर्न क्वेश्चन आप बाबा गलती गलत कर रहे हैं, उसको आप नंबर प्रोसेस को बार बार बढ़ाइए, राइट? स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी दोस्तों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ज़्यादा करके आएंगे, आप जल्दीबाजी में फ्लो में बह जाएंगे, आप उसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे। आप ध्यान रखिए, एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है, नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, तो उसको आप स्पीड एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को ये जानना है कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, क्या गई थी, कैसी रहती है, मैं ऑलरेडी 3-4 सालों से स्पेशली एक्सेसमेंट कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ, और मेरी प्लेलिस्ट में सारी अवेलेबल हैं। बाकी आप हमारे जो ये एक्सेसमेंट गाइड @gmail.com, ये जो ईमेल आईडी है, उस पर हमें मेल भेज के, या फिर हमारे एक्सेसमेंट गाइड जो हमारा एक
टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं और मेरे से बहुत सारे हमसे सीनियर्स वेटरन्स भी वहाँ पे हैं, जो कि आप लोगों को अच्छा गाइडेंस देंगे कि किस हिसाब से आपको इसमें अप्रोच करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। और कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है, आप मुझसे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। ये हमारा यहाँ पे एक्सेसमेंट गाइड जो मैं टेलीग्राम की बात कर रहा था, ये मेल इसका एड्रेस है। आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। और मैं आपसे यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। कहीं कोई डाउट होता है, आई एम 24/7 अवेलेबल इन द टेलीग्राम। थैंक यू।